गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से व्यास आइस एकेडमी के चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और उम्मीद करते होंगे आप सब लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी निरंतर जारी रहेगी। अच्छी तैयारी चल रही होगी। रिवीजन का समय है तो इसी श्रृंखला में हम लोग अभी प्रश्नों के आधार पर कुछ लेक्चर्स तैयार कर चुके हैं जिसमें उत्तर भी साथ साथ शामिल हैं। तो इसी को हमने प्रश्न उत्तर श्रृंखला कहा है। इस सीरीज में अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आज का टॉपिक हमारा महाजनपद काल ही रहेगा और महाजनपद काल का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस समय को आप दो तरीके से समझ सकते हो, है ना। तो एक बार फिर से पिछली क्लास को थोड़ा सा संदर्भ में लेकर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि आर्यों के जाने के बाद या आर्य सभ्यता के संस्कृति के जाने के बाद हुआ क्या था, यानी 1500 बीसी के बाद भारत का सिनेरियो क्या है। ये यहाँ भारत शब्द का अर्थ ये है कि ये आपको बाउंड्री बनानी है। इस भारत की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ तक क्या हुआ है, ठीक है। तो 1500 बीसी के बाद अगर आप देखना चाहें तो दो पार्ट आप हैं, दो पार्ट को आप एक को दो देख चुके हैं। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, है ना, जिसमें ब्राह्मण संस्कृति के विरोध में कई नए सारे धर्म आए, पंथ आए, जिसमें से कुछ धर्म में कन्वर्ट हुए। बुद्ध और जैन प्रमुख हैं, तो हमने वही रिवीजन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझे हैं। और भी हैं, आजीवक हैं, चारवाक दर्शन हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि चारवाक दर्शन के बारे में अगर आप चाहें तो एक दो प्रश्न नोट कर सकते हैं। कई जो दर्शन है वो भौतिक दर्शन है। इसमें भौतिक संस्कृति को या भौतिक उपलब्धि को ही मुख्य उपलब्धि मानते हैं जीवन में। तो उस भौतिक उपलब्धि को प्रमुखता देने वाला जो दर्शन है वो कौन सा है या पंथ कौन सा है, तो आपको जवाब देना होगा चारवाक जीवन, चारवाक दर्शन। ऋषि चारवाक का ही उत्पन्न है ये, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मा, परमात्मा, दर्शन सब बेकार की चीजें हैं, देवता है बेटा, केवल आपको अपने शरीर के सुख पर ध्यान देना चाहिए और वही सबसे बड़ा दर्शन है जीवन का। तो उनका एक श्लोक भी आप संस्कृत में देखते होंगे, या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो चाहे उधार लेकर पियो, ठीक है। तो आज के भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक लाइफ को ये जीवन या फिलॉसफी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से एक दो बार आया है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर 1500 बीसी के बाद का देखोगे तो बीसीई, बिफोर कॉमन इरा कहा जाने लगा है इसको। अभी बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट नहीं है, बिफोर कॉमन इरा। जो नई हिस्ट्री आई है, नई हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री को देखने का जो नया नजरिया पैदा हुआ है, उस नजरिए में बीसी का मतलब अब समझ में आ गया क्या है, बिफोर कॉमन इरा। खैर, तो सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण संस्कृति के विरोध में ये पैदा हुआ। तो राजनीतिक रूप से क्या हुआ इस जीवन में, ठीक है। तो हमने कहा राजनीतिक रूप से ये जीवन महाजनपद काल कहलाया, महाजनपद काल कहलाया। तो पहला प्रश्न यही है कि महाजनपद काल से क्या आशय है। तो 1500 बीसीई के बाद के समय को, राजनीतिक परिदृश्य को, सिनेरियो को भारत में महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद शब्द किस चीज को इंगित करता है, तो बढ़ते हुए भूमि के आकार, यानी राज्य का बढ़ता हुआ आकार बड़े बड़े राज्यों की तरफ इंगित करता है। और जैसे ही बड़े बड़े राज्य, इसका मतलब निर्माण भी हुआ होगा, नगर बसे होंगे, तो जानबूझकर नगर बसाए गए, इसलिए इसको भारत की दूसरी यानी सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा गया है इस फिनोमिना को, ठीक है। प्रश्न कम है लेकिन ठीक है, एक दिमाग में रहेगा आपको। अब ये जनपद की संख्या कितनी है, यहां से प्रश्न आगे बढ़ेगा। तो कुल महाजनपद, वैसे तो अलग अलग ऐतिहासिक तथ्य अलग अलग जानकारी देते हैं, लेकिन अंगुत्तर निकाय
में अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या 16 मिलती है। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं, यानी 16 उस समय के बड़े नगर राज्य हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राज्य नहीं हैं, लेकिन वो उनकी गणना गणराज्यों में होती है, जैसा कि कल मैंने आपको बुद्ध पढ़ाते हुए समय बताया था। उस समय बुद्ध ज्यादा गणराज्य भी हैं जैसे, तो लेकिन कुल महाजनपद आपको पता लगाने हैं कितने हैं, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको दिखाई देगा। चलिए, तो आज इन जनपदों के बारे में ही देखते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं मैं आपको दूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पूर्व में, अगर दिशा के आधार पर अगर आप इसे देख लें, तो दिशा के आधार पर आप देख रहे होंगे तो ये सबसे पूर्व है ना, ये उत्तर है, ये वेस्ट है यानी पश्चिम, और ये दक्षिण है। तो दिशा के आधार पर पहला प्रश्न बनेगा कि सबसे पूर्वी जनपद कौन सा था, तो आपको जवाब देना है अंग जनपद। ठीक है, अंग जनपद आज के बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसमें मैक्सिमम जनपद बिहार और यूपी में ही पड़ते हैं, आज के यूपी और बिहार में। तो अंग जनपद है, इसकी राजधानी आपसे पूछी नहीं जाएगी, चंपा है, लेकिन फिर भी क्या कैपिटल है? चंपा कैपिटल के नाम से जानी जाती है अंग। ठीक है, और आपको जानना, आपने सुना भी होगा कि जो कर्ण है उसको भी अंग नरेश कहा गया था। तो महाभारत काल में इसी अंग के ऊपर किसका कब्जा है? कर्ण का कब्जा होता है। कर्ण को यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। ये वही अंग है, अंगराज कर्ण के नाम से जाना जाता था। दक्षिण के आधार पर देखेंगे तो सबसे दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो अश्मक है, गोदावरी नदी के किनारे पर है ये। तो दक्षिणतम जनपद दिशा के आधार पर अश्मक है। ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काम्बोज है, और काम्बोज अपने घोड़ों के लिए जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, गांधार आप समझ रहे हैं, अफगानिस्तान का जो गांधार का इलाका है वही गांधारी, आपने सुना होगा गांधारी को महाभारत में। तो बहुत बाद में चलकर गांधारी यहीं से हमें आती हुई दिखाई देंगी। तो महाभारत के, रामायण के कई पात्र हैं जो यहाँ से, खासकर रामायण महाभारत के जो पात्र हैं, क्योंकि महाभारत भी राजनीतिक जीवन है ना, पॉलिटिकल लाइफ है। कल भी हमने डिस्कस किया था इस बात को। तो पॉलिटिकल लाइफ है तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हम अभी देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स में ही टैली करता हुआ नजर आएगा। एनीवे, तो अन्य जनपदों में देखिए मल्ल हैं, जहाँ अंतिम समय बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो ये वहां मल्ल दिखाई देंगे आपको। ठीक है, बज्जी के पास में है। कौशल, अवध वाला क्षेत्र जो है वो कौशल का है। पांचाल आज का बरेली वाला क्षेत्र है, बरेली शाहजहांपुर का, तो पांचाली यहीं से आती थी, है ना, पांचाली महाभारत का जो कैरेक्टर है पांचाली। ठीक है, द्रौपदी इसको कहते हैं। तो कुरु आज का कुरुक्षेत्र है, तो क्षेत्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, सूरसेन मतलब मगध, मथुरा का क्षेत्र है ये मथुरा का क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य एक आप देखेंगे तो हरियाणा और दिल्ली के आसपास का इलाका है। अवंती, अवंती आज के उज्जैन को कहते हैं, तो दक्षिण का ये दूसरा राज्य है अवंती। ठीक है, उनका सबसे दक्षिण में ये है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो अवंती। चेदी आज का बुंदेलखंड है। ठीक है, काशी बनारस आप जानते हैं, जहाँ के जाकर बुद्ध ने यहाँ की व्यापारी यश और उसकी पत्नी और बहन को अपना उपदेश दिया हुआ है, वो आप जानते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है मगध। तो केंद्रीय स्थिति किसकी है? मगध की स्थिति सबसे ज्यादा केंद्रीय है। सेंट्रल लोकेशन पर कौन बैठा हुआ है? मगध। सेंट्रल लोकेशन का मतलब अपने प्रभाव, अपने क्षेत्र के कंटेक्स्ट में या संदर्भ में, क्योंकि गंगा का इलाका है ये। मगध मतलब राजधानी इसकी बहुत सारी बनी है, हम सबको देखेंगे राजधानियों को भी। और आज के हिसाब से पटना के आसपास का एक बड़ा क्षेत्र है, और आप जानते हैं कि पटना गंगा और सोन का संगम क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से यहाँ ये बहुत उपजाऊ जमीन इन लोगों को मिली हुई है। तो धीमे धीमे मगध ने अपनी हैसियत को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि वह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ये सभी राज्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से युद्ध करते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं।
वो आप आगे देखेंगे, लेकिन उनसे प्रश्न बने नहीं, है ना। एक दो प्रश्न रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे दुश्मनी से हो चाहे रिश्तेदारी से हो, लेकिन जुड़ते जरूर हैं। ठीक है, तो महाजनपदों से ज्योग्राफी के बेसिस पर ये सिनेरियो आपको याद रखना है। याद रखना है कि ये जो मैप है वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का मतलब जो लोकेशन दिख रही है वो जहाँ है वहाँ नहीं, थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकती है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि ये इस तरह के महाजनपद है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद मगध से हमें फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए मगध पे चलते हैं, मगध से बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो मगध को दो भागों में बांट लीजिए। एक दो भागों में क्या, ऐसा करिए, मगध के बारे में एक तो हमें मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, मॉडर्न डायनेस्टी पढ़नी है, और इससे पहले की पूर्व डायनेस्टी यानी पूर्व के राज्य पढ़ने हैं, या पूर्व के वंश पढ़ने तो बेहतर रहेगा कहना। ये सब मगध के ही वंश हैं, 3 पूर्व वंश हैं और 3 मौर्य से पहले के हैं, ऐसा कह लीजिए। अपने आप में मौर्य सबसे बड़ा है, तो मौर्य पर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ता है। याद रखिएगा, आज के इसी वीडियो में हम इसके साथ साथ एक चर्चा और करेंगे। आज की चर्चा यहाँ तक सीमित रहेगी। उसके साथ साथ क्या लेंगे कि इस समय यहाँ भारत में विदेशी आक्रमणकारी भी शुरू कर चुके हैं अपने आप। तो आज हमारा फोकस उन विदेशी आक्रमणकारियों को भी भारत में प्रवेश कराना है। यहाँ से होते हुए वो यहाँ भारत आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मगध के पहले 3 राजवंशों को, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको हटाने के बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं तैयारी करने की। तो मगध के 3 पहले राजवंश, 3 राजवंश, डायनेस्टी, एम्पायर भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको याद करना हो, जो कि बहुत बार पूछा गया, क्रम क्या रहा है इनका, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर याद हो जाए तो। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मगध के पहले 3 जो वंश हैं, उनके अगर पहले लेटर्स को ले लिया जाए तो एक शब्द समझ में आता है, हसीन, हसीन। ठीक है, तो बस आपको याद कराने के लिए था। तो फुल फॉर्म देखेंगे, हा से हर्यक वंश बना। ठीक है, ये शाह को थोड़ा सा यहाँ बदल दिया है मैंने, तो प्रॉपर होगा तो शिशुनाग डायनेस्टी होगी। ठीक है, और ना से होगा नंद वंश। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहले के 3 वंश यहाँ पर हैं। समय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से लिख लीजिए इन सबका समय। बिल्कुल रटना नहीं है, क्योंकि इससे कोई ऐसा खास प्रश्न बनेगा नहीं जो आपको काम आए। तो 544 BCE से लेकर ये शुरू होगा और कब तक चलेगा, 412 तक, 412 BC तक, 544 से 412 BC तक का ये समय है। तो ये भी शुरू कब करेंगे, 412 BC से शुरू हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, 344 तक, 344 तक। ठीक है, और फिर यहाँ 344 से 321 समथिंग 22 BC ये समय दृश्य दिखाई देता है। इसको 4 कर लीजिए, 324 यानी 20 साल का है। तो आप देख रहे हैं सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट टेन्योर बन सकता है प्रश्न, लॉन्गर, सबसे लॉन्गर कौन रहा और सबसे शॉर्टेस्ट टर्म किसका है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो पहला तो सीक्वेंस, फिर सबसे लंबी समय अवधि और सबसे कम समय अवधि। तो लगभग आपके यहाँ 2 प्रश्न तैयार हो गए हैं, समय अगर छोड़ देते हैं तो। अब अगला प्रश्न तीसरा है, इन सबके राजा सब नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको तो आपको क्रम से रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले
हर्यक डायनेस्टी से कौन आएगा? बिंबिसार आएगा। ठीक है, बिंबिसार के बाद नाम आएगा क्या? अजातशत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, फिर है उदयन। यही तीन महत्वपूर्ण हैं, जबकि इसमें राजा तो और भी हुए हैं। जैसे आप कह सकते हैं अंतिम राजा है नागदशक। ठीक है कहानी। तो प्रश्न क्या है आप वो देखिए। मगध के ऐसे महाजनपद के रूप में देखें तो सबसे पहला राजा कौन सा मिलेगा? प्रश्न बनेगा आपका, तो आपको जवाब देना है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार आपसे कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यही कि पहला राजा कौन सा है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका उपनाम क्या है। इसका उपनाम है श्रोणीय। तो याद रहे तो ठीक है, उनका उतना महत्वपूर्ण है नहीं ये युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है बिंबिसार से? जितने भी राजा पढ़ने वाले हैं उनमें से किसने वैवाहिक संबंधों की कूटनीति का प्रयोग किया है? मैरिज अलायंस पॉलिसी कहते हैं इसे। वैवाहिक संबंधों की कूटनीति, इसका सीधा अर्थ है कि इस व्यक्ति ने मगध में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए न केवल युद्ध लड़े बल्कि ज्यादातर संबंध स्थापित किए हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली उन राज्यों पर इसका प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है तो पत्नी का जो परिवार होगा वो इसके प्रभाव में स्वतः ही आ जाता है, ऐसा मान लिया गया। तो बिंबिसार वैवाहिक संबंधों की कूटनीति का जन्मदाता है या इसका प्रयोग करता है। ठीक है, और क्या है? महावीर और बुद्ध दोनों इसके समय में हैं, तो दोनों का ही ये पोषक है, जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी। बिंबिसार एक तरह से बुद्ध का रिश्तेदार भी है, तो लेकिन फिर भी बुद्ध के प्रभाव में धर्म के रूप में वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, शादियां किस किससे की हैं, वैवाहिक संबंध किससे बनाए जरूरी नहीं है, इसलिए बिंबिसार से नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 प्रश्न ये तैयार होंगे आप। ठीक है, हर्यक वंश से अपने आप एक प्रश्न तैयार होता है, वो क्या है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो पितृहंता वंश किसे कहा गया है? हर्यक वंश को ही पितृहंता, यानी पिता को मारकर बेटा राजा बनता है। तो जो बेटा राजा बना है उसने अपने पिता की हत्या की है, ऐसा माना गया है। तो पैट्रिसाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। पैट्रिसाइड ये फैमिली रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अजातशत्रु से देखते हैं तो एक ही प्रश्न है कि बौद्ध संगीति में क्या था? पहली बौद्ध संगीति का ये संचालन करता तो नहीं है, लेकिन हाँ आयोजन करता आप मान सकते हो। तो पहली बौद्ध समिट आपको कल भी लिखी थी आपने, वो संचालित करने वाला व्यक्ति है अजातशत्रु। चलो एक क्वेश्चन और छूट गया है, ले लो उसे भी। बिंबिसार से प्रश्न बनेगा 4 नंबर 4 कि इसमें से जीवक किसका डॉक्टर है? राजवैद्य है, स्टेट डॉक्टर है। तो जीवक बिंबिसार का क्या है? डॉक्टर है। और माना जाता है कि भारतीय इतिहास में एज डॉक्टर, देवता तो आर्यों के समय में थे, अश्विन थे ना डॉक्टरों के देवता। एज ए व्यक्ति के रूप में देखें तो पहला डॉक्टर हमें, पहला मतलब इतना पॉपुलर रूप में जीवक ही बिंबिसार के यहाँ दिखाई देता है, जिसको उसने अपने एक मित्र का इलाज करने के लिए भेजा है। ठीक है, और मित्र कौन है वो ये याद नहीं करना है, केवल आपकी कहानी के लिए चंड प्रद्योत। तो चंड माने बहुत ज्यादा, बहुत प्रभावकारी, प्रद्योत माने बिजली। तो चंड प्रद्योत को समस्या हो गई थी क्या? पीलिया हो गया था, पांडु रोग कहते थे उसको, पांडु शरीर पीला पड़ जाना। तो पांडु रोग के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया। ये यहां तक नहीं जाना, आपको यहीं रहना है। ठीक, जो लोग जाना चाहें रट सकते हैं, रटे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अजातशत्रु से प्रश्न बन गया। उदयन से एक ही प्रश्न बनेगा, तो तैयारी रखिए उसको कि ये एक शहर का निर्माता है। क्या निर्माता है? पाटलिपुत्र का निर्माता। गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ पाटलिपुत्र आज पटना है। पाटलिपुत्र ही क्या है? आज का पटना है। तो ये उसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है।
हर्यक डायनेस्टी से प्रश्नों की संख्या लगभग 10 हो गई है, तो आप 10 प्रश्न यहाँ से तुरंत पकड़ सकते हैं। चलिए, सुषुनाग वंश में कोई प्रश्न नहीं है, केवल क्रम याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर एक राजा, जो मैंने कल लिखा दिया है, बुद्ध संगीति का संचालक है या आयोजन करता है, तो केवल कालाशोक को याद रखिएगा। कालाशोक को काले कलर के कारण काक वर्ण, जो क्रो होता है कौवा, उसके जैसा है ये, तो इसको काक वर्ण भी कहा गया है इसके कलर के चलते। बाकी कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनता, ठीक है। जैसे मैंने अभी बीच में बोला था शुरुआत में कि राजधानियां बहुत रही हैं, तो मगध की राजधानी राजगृह भी है बिंबिसार के समय, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र हो गई, देखा आपने। फिर आई वैशाली, तो पाटलिपुत्र के अलावा राजधानी कौन सी रही है इसकी? वैशाली, ठीक है। प्रश्न नहीं बनेगा, याद रखिए, लेकिन फिर भी आपको क्यूरियस अगर हो रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है कि वैशाली किसने बनाई? तो शिशुनाग वैशाली बनाता है। वापस पाटलिपुत्र कौन ले आता है? कालाशोक ले आता है। तो आगे पीछे चलता रहा है, जरूरत के हिसाब से लोगों ने राजधानियां बदली हैं, ठीक है। चलिए, अंत में नंदवंश है। नंदवंश से पहला प्रश्न बनेगा तो शूद्र है, ऐसा कहा जाता है कि शूद्र डायनेस्टी को बिलोंग करता है, ठीक है। 3 राजा हैं, तीनों से प्रश्न केवल एक से बनेगा, तो मैं 2 से बनेगा प्रश्न। फिर भी महानंदिन फाउंडर है, याद करना तो कर लीजिए। ज्यादातर प्रश्न बनेंगे किससे? महापदम नंद से। महापदम नंद, नंद सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। महापदम नंद को कहा जाता है, इसका टाइटल पूछ लिया जाता है, सर्व छत्रांतक है। छत्रांतक यानी जो काम परशुराम ने किया था, कई कहा जाता है मैथोलॉजी में कि ब्राह्मणों पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, तो वही भूमिका किसने निभाई है? महापदम ने निभाई है, ऐसी जानकारी मिलती है। सर्व छत्रांतक, इसके नाम से भी लग रहा है कि ये माँ छत्रांतक है, या सर्व छत्रांतक है। सर्व माने सभी क्षत्रियों को मारने वाला या उनको जीतने वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये इन सभी राजाओं में से, इन सभी में से सर्वाधिक शक्तिशाली भी यही है, तो मोस्ट पावरफुल राजा है। कैसे पता लगता है? कि इसने कलिंग में जाकर एक नहर बनवाई है। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी बोला था। तो कलिंग अभिलेख दुनिया की नहीं, भारत में विश्व का संभवतः पहला ऐसा अभिलेख है जो नहर की जानकारी देता है कि वहां पर कलिंग में एक नहर बनी है, और नहर का जन्मदाता कौन है या फाउंडर बिल्डर कौन हुआ? महापदम नंद हुआ। ये जानकारी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है महापदम नंद से, ठीक है। तो यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। अंतिम प्रश्न, जो अंतिम राजा से पूछा ही पूछा जाता है किसी भी हालत में, कि 2 तरीके से पूछा जाएगा। नंदवंश का अंतिम राजा 3 तरीके से पूछा जाएगा, घनानंद है। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा? अंतिम राजा नंद डायनेस्टी का, नंबर 1। नंबर 2, जब भारत पर अलेक्जेंडर या सिकंदर का आक्रमण हुआ, तब भारत का राजा यानी मगध का राजा कौन है? तो आंसर होगा घनानंद। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनेगा तो किस नंद राजा को मारेगा? तो घनानंद को मारेगा। इन तीनों तरीके से एक ही जवाब आएगा, घनानंद का, ठीक है। तो लगभग 10 प्रश्न यहाँ से हैं और 5 से 8 प्रश्न आपके यहाँ तैयार हो गए हैं, तो कुल मिलाकर 18, 19 या 20 प्रश्न आपकी तैयारी में है, ठीक है। इसे यहाँ से अब हटाते हैं। जैसा हमने शुरुआत में बोला कि अब हमें यहाँ विदेशियों को दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, इतिहास का नियम है, जब भी केंद्रीय सत्ता का पतन होगा या केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, तो 2 परिणाम आते हैं हमेशा। एक, उसकी जगह भरने के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र के स्थानीय राज्य फाइट करते हैं एक दूसरे से, इनका जन्म होने लगता है। अगर केंद्रीय सत्ता कमजोर है तो यहाँ ऐसा दिखने लगेगा। और दूसरा है, विदेशियों का आक्रमण बढ़ने लगता है भारत, कम से कम भारत में तो ऐसा हमेशा देखने को मिला है। कमजोर केंद्रीय सत्ता, 2 परिणाम, एक, स्थानीय राज्यों का जन्म होता है तेजी से, और वो फाइट करते हैं केंद्रीय सत्ता वाले शून्य को भरने के लिए, और अगर वो शून्य नहीं भर पाते तो
विदेशी आक्रमणकारी उस शून्य को भरने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है, कई विदेशी आक्रमणकारी शून्य को भरने के लिए नहीं आए, वो केवल लूटने के लिए आए, लेकिन लूटने की चांसेस तभी ज्यादा बनेंगे जब उन्हें पता है कि केंद्रीय सत्ता कमजोर है या वहां है ही नहीं। ठीक है, एनीवे, तो हमारा प्रश्न है कि महाजनपद काल के समय में दो विदेशी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो एक विदेशी शक्ति जो सबसे पहले आई, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, भारत पर आक्रमण करने वाली पहली शक्ति कौन सी है। तो आपका जवाब सामने है, आपको जवाब देना है ईरानी है। और दूसरी शक्ति जो भारत के अंदर तक पहुंची वो थी ग्रीक लोग। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस क्षेत्र को पार करना है तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास इत्यादि को पार करना पड़ेगा। तो कुछ प्रश्न यहाँ से नदियों से भी जुड़ने लगते हैं, तो आगे देखिए। तो भारत में प्रवेश करने वाले पहले दो विदेशी ताकतें, तो सबसे पहले ईरानी। बस यही प्रश्न काम का है, बाकी लिखना जरूर है, आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए, ज्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं शब्दों की। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहला अटैक करने वाला राजा भी कोई ना कोई होगा, अगर ताकत है तो साइरस। ठीक है, और पॉपुलर राजा रहा है इसका डेरियस या दारा। तो दारा सिंह का नाम जो दारा पड़ा वो इसी प्रभाव में है। डेरियस पर्शियन है तो नाम में लास्ट में एस जरूर दिखाई देगा, जितने भी वहां व्यक्ति होते हैं नाम में लास्ट में उस समय दौर में देखेंगे तो एस जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो साइरस, डेरियस, पॉपुलर राजा कौन है, डेरियस। ठीक है, ये कौन सा डेरियस है, तो आपको याद रखना है डेरियस फर्स्ट है। समेरी लोग जाहिर से अगर आक्रमण किया तो 516 बीसी में वो भारत पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव भी दिखाएंगे अपना। तो प्रभाव क्या दिखाया है कि भाषा लेकर आए हैं। कौन सी भाषा लेकर आए हैं भारत में, खरोष्ठी, जिसका प्रयोग बाद में चलकर अशोक करेगा। तो खरोष्ठी का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने अपने अपने छोटे, जब अपना साम्राज्य थोड़ा सा बना लिया भारत में, बहुत सफल नहीं हो पाए, थोड़े सफल हुए, तो इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नर को छोड़ना शुरू कर दिया था यहाँ पर। उसी सिस्टम को कहते हैं छत्रप सिस्टम। छत्रप माने लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव या लोकल गवर्नर को अपॉइंट करना शुरू किया था। तो भारत में छत्रप प्रणाली का जन्मदाता कौन है, ये पर्शियंस हैं, ईरानी लोग हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या बनेंगे तो जल्दी से ले लें। सबसे पहले भारत में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा महिलाओं को किसने शुरू की। तो महिला बॉडीगार्ड यहां से शुरू होती है, महिला अंगरक्षक दिखेंगे आपको ये मूवी अगर देखी होगी आपने, स्पार्टा। तो स्पार्टा का राजा भी पर्शियन है, आपने देखा होगा, और वो भी बॉडीगार्ड के तौर पर अपनी महिलाओं को रखता है। तो ईरान से जुड़ी हुई जितनी मूवियां अगर आप देखेंगे हॉलीवुड वालों ने बनाई हैं, तो वहाँ ये प्रभाव अगर एंशिएंट हिस्ट्री पर बनता है तो जरूर दिखेगा, महिला अंगरक्षक। और इसके अलावा एक सीन और दिखता है उस मूवी में कि हमेशा वहाँ अग्नि जलती रहती है। ठीक है, तो राजा का कक्ष जो है, या जो किसी भी घर का जो मेन हाउस, किसी हाउस का जो मेन डाइनिंग बोल सकते हैं आप, मेन हाउस जो होता है, मेन कमरा जो होता है, उसमें अग्नि प्रज्वलन की परंपरा भी यही से शुरू हुई। इसलिए आज भी ईरानियों का या पारसियों का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो अग्नि मंदिर कहते हैं ना। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, अग्नि टेम्पल किसका टेम्पल है, अग्नि मंदिर पर्शियंस का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। और हर ईरानी अपने घर के मुख्य जो कक्ष है वहां पर रोशनी की व्यवस्था करके रखता है, ये हमेशा से चल रहा है। तो भारत में सब चीजें शुरू कहाँ हुई, पर्शियन से शुरू हुई। ठीक है, तो और कुछ प्रश्न बन सकता है यहाँ से, नहीं, ठीक, सफिशिएंट अपने प्रश्न। तो लगभग 10-12 प्रश्न आपके यहाँ पकड़ लिए आप लोगों ने। अब सीधा सीधा ग्रीक लोगों को देखिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि ग्रीक में तो अगर पढ़ना तो किसको पढ़ना है, सिकंदर को पढ़ना। अलेक्जेंडर। आपको पता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सिकंदर और अलेक्जेंडर दो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उसको सिकंदर क्यों कहते थे, है ना। तो कभी मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा आप। ठीक है, चलिए, सिकंदर भारत क्यों आया है,
भारत ही नहीं पूरे विश्व में घूमा है और विश्व विजय करना चाहता है। सिकंदर विश्व का वो पहला व्यक्ति है जिसके नाम के साथ महान जुड़ा हुआ है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। विश्व इतिहास विश्व विजय करने निकला है, भारत पहुंचता है। भारत पहुंचता है तो सबसे पहला प्रतिरोध कहां से मिला? अलेक्जेंडर से बहुत प्रश्न है, केवल मैं वही करा रहा हूं जो संभावित है, ठीक है। तो विश्व विजय के लिए निकला, भारत पहुंचा। भारत में सबसे ज्यादा विरोध उसे कहाँ झेलना पड़ा? तो आप जानते हैं इसके सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? पौरस ने किया, पौरस। तो क्वेश्चन बनता है, पौरस ने किया, गाना भी हिंदी मूवी का, सिकंदर और पोरस में हुई लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो वो ये वही सिकंदर पोरस है, ठीक है। और सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन पोरस की वीरता देखकर उसने पोरस को माफ कर दिया और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, है ना। तो प्रश्न ये है कि पोरस राज्य जो उस समय है वो भारत के, अगर ये भारत का मैप है उस समय तत्कालीन भारत का, तो आज का भारत मैंने बनाया, उसमें भारत तो बहुत बड़ा होगा, यहाँ से आएगा। तो ये किस नदी को पार कर गया है तब जाकर पोरस मिलता है उसको? तो दो प्रश्न बन जाते हैं, है ना। तो तैयार कर लीजिए इस बात को, ठीक है। तो झेलम कहाँ है राज्य इसका? झेलम नदी पर। पोरस का राज्य झेलम नदी पर, यानी जम्मू का इलाका तैयार है। झेलम को कब्जे में ले लिया है जम्मू को। लेकिन जो ग्रीक है वो झेलम को झेलम तो नहीं कहेंगे, अपनी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो इसलिए झेलम का एक नाम तो आर्यों ने दिया था, आपको याद होगा। क्या नाम दिया था झेलम को आर्यों ने? नाम बताओ। बेतस्ता, याद है। लेकिन ग्रीक उसको ये नाम नहीं देते। ग्रीक क्या कहते हैं? हेडास्पीस। तो हेडास्पीस बैटल ही और क्या था, पोरस के लिए यूज होता है, और सिकंदर गिरते पड़ते हारता है इस युद्ध को, जीतता है, सॉरी, है। और अगर एक और पूछा गया कि झेलम के किनारे और किस नदी के बीच में है, तो झेलम के किनारे और चिनाब के बीच में ये पोरस का स्टेट है। ये बात इस तरह से याद रखना। अगर झेलम पार कर लेगा तो फिर तो पोरस हार ही जाएगा। तो पोरस कहाँ फाइट कर लेता है? झेलम पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झेलम को रोक नहीं पाता। तो पोरस की एक तरफ सिकंदर झेलम पे खड़ा है और नीचे है चिनाब। तो जब सिकंदर जीत जाएगा झेलम को तो चिनाब तक पहुंच जाएगा, है ना। इस तरह से पूरी ज्योग्राफी अगर याद है आपको तो इसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये युद्ध से पहला प्रश्न बनेगा। सिकंदर फिलिप का पुत्र है, हम जानते हैं, फिलिप सेकंड का पुत्र है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न ज्योग्राफी से यहाँ रिलेट करता है, इतिहास का प्रश्न, लेकिन ज्योग्राफी काम आएगी कि किन पर्वतों को पार किया उसने। तो ये हिंदुकुश पर्वतों को पार किया। आपसे प्रश्न है कि अगर आप खोजी प्रकृति के हैं तो बताइए कौन सा दर्रा सिकंदर पार करके भारत पहुंचा है। एक प्रश्न, कुछ आप भी मेहनत करिए, किस दर्रे को पार करके सिकंदर भारत आया ग्रीक यूनान से, है? तो ये प्रश्न तैयार है। अगला प्रश्न ये है कि सिकंदर की मदद किसने की भारत में आने में? वैसे अगर नहीं करता तो सिकंदर को खास फर्क पड़ने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी उसने मदद की, और उसको आपने अभी पढ़ा है, तक्षशिला। भारत का पहला विश्वविद्यालय, चाणक्य यहाँ के आचार्य हैं। तो चाणक्य इस समय है जब चंद्रगुप्त जब वहां सिकंदर आक्रमण करता है और चाणक्य ने रोकने की कोशिश की है पूरी तरीके से। तो यहाँ का राजा कौन है? आम्भी, जिसने सिकंदर को मदद की है आगे बढ़ने में, तक्षशिला को जीतकर। तो तक्षशिला का राजा कौन है? आम्भी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये है आज की क्लास का जो मेन क्वेश्चन है। हम कहाँ तक तैयार कर चुके हैं इसको? हम तैयार कर चुके हैं 2 पार्ट आज। एक, महाजनपद काल के महाजनपद मुख्य कौन से हैं और मगध के पहले 3 राज्य, और उसके साथ साथ ईरान और ग्रीक जैसे पहले 2 विदेशी ताकतें भारत में प्रवेश कर रही हैं। यद्यपि ग्रीक अभी समाप्त नहीं हुए हैं, फिर सिकंदर खत्म हुआ ना। सिकंदर वापस लौटा कहाँ से? नीचे कराची होते हुए, मकरान तक होते हुए, है ना। आधी सेना उसने ऊपर से भेजी
तो आधी सेना उसने नीचे से भेजी मकरान तक होते हुए, और जैसे ही बेबीलोनिया यानी बगदाद पहुंचा वहां मर गया। सिकंदर कहाँ मरा था? बेबीलोनिया यानी आज के बगदाद में मर गया। ठीक है, तो इतने कम समय में इतनी कम उम्र का लड़का पूरी दुनिया को जीतने का दावा करता है और काफी हद तक जीत भी लेता है, बड़ा एम्पायर तैयार करता है। लेकिन जब वो मरा है तो अपना साम्राज्य कुछ लोगों को दे गया है। अब वही लोग जैसे सेल्यूकस क्या करेंगे, भारत में अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो वो कहानी अगली स्लाइड में हम या अगली क्लास में तैयार करेंगे। ठीक है, तो 35 मिनट में आप लगभग 50 प्रश्न हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ 50 के आसपास होंगे। जल्दी ही नई क्लास के साथ फिर से मिलते हैं।